हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ताइवानीज हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है सिल्क। दिस फिल्म वाज रिलीज्ड इन 2006 एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय चाओ बिन सू। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और 93% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम एक हैंडीकैप्ड घोस्ट हंटर मिस्टर हासिमोटो को देखते हैं, जो एक फोटोग्राफर को हायर करता है एक हॉन्टेड बिल्डिंग में जाके कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। इससे पहले भी वो ऐसे कई बार कई जगह पर जा चुका है इन्हीं लोगों के कहने पर, लेकिन कहीं पर उसे कोई भी भूत नहीं दिखा। तो इस बार भी वो बहुत ही ज्यादा कैजुअली उस घर में जाता है, हर एक रूम की तस्वीर निकालता है, मगर इन फोटोज को देखते ही उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि उन फोटोज में उसे एक लड़का दिखता है जो नॉर्मल उस कमरे में कहीं नहीं था। ये कैमरा स्पेशल तरीके का था जो स्पेशली स्पिरिट्स के एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया था। तो उस फोटोग्राफर को समझने में देरी नहीं लगती कि ये सच में ही एक भूत है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जैसे ही वो उस बच्चे की तरफ देखता है, वो आत्मा उस पर हमला करके उसे मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हासिमोटो इस घर में आता है तो उसे इस फोटोग्राफर की लाश मिलती है जो बिल्कुल ही सॉलिड बन चुकी थी। हासिमोटो उसी वक्त इस पूरे बिल्डिंग को खाली करने के लिए ऑर्डर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपना काम करना था। असल में ये जो मिस्टर हासिमोटो है, ये एक बहुत ही फेमस जापानीज साइंटिस्ट है जो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक डिवाइस भी बनाया है, मेंजर स्पंज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ के लिए एक ब्लैक होल की तरह काम करता है। इसके साथ ग्रेविटी को डिफाई करना पॉसिबल है, मतलब कोई भी इसके मदद से सीलिंग पर चल सकता है, लेकिन उसके लिए इस ब्लैक होल को एक एक्सट्रीम एनर्जी की जरूरत है, जैसे स्पिरिट्स भी एक तरह की एनर्जी ही होती है। इसीलिए हासिमोटो इतने दिनों से एक स्पिरिट को तलाश कर रहा था। आज जब उसे ये स्पिरिट मिला है तो वो अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहता है। उसने इसी मेंजर स्पंज के मदद से एक कमरे में इस बच्चे के स्पिरिट को कैद कर लिया है, लेकिन इस स्पिरिट को अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करने से पहले उसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा बस कुछ ही पल के लिए इस दुनिया में ठहर सकती है, उसके बाद ना चाहने पर भी उसे जाना पड़ता है। तो इस लड़के के पास ऐसा स्पेशल क्या है जिसके दम पर वो इतने दिनों से यहाँ पर है? हासिमोटो को इसका बैकग्राउंड जानना था। उसने अपने टीम से आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करवाया है, मगर किसी को इसके बारे में नहीं पता। ये स्पिरिट कभी कभी कुछ बोलता है, मगर उसकी आवाज इंसानों के कान तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा भी उसके कुछ एक्टिविटीज का मतलब हासिमोटो को समझ नहीं आता। तो इन सब बातों को समझने के लिए हासिमोटो अपने डायरेक्टर से कहकर एक स्पेशल एजेंट टुआंग को अपने टीम में शामिल करता है। डिटेक्टिव टुआंग की स्पेशलिटी है उसके शार्प आईसाइट। वो उन सब चीजों को देख सकता है जिसे कोई आम आदमी ख्याल तक नहीं कर पाता। वो लिप रीडिंग कर सकता है और वो एक एक्सपर्ट शूटर भी है। तो अभी हासिमोटो के ग्रुप में मेनली 5 लोग हैं। हासिमोटो खुद, सू, रेन, मेई और टुआंग। ये लोग हमेशा अपने आंखों में एक स्पेशल तरह की स्प्रे करते हैं जिससे वो लोग उस आत्मा को देख सके। वैसे तो ये सभी लोग इस एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, मगर हासिमोटो इस भूत को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है, फैसिनेटेड है। पता नहीं क्यों उसे जिंदगी से ज्यादा मौत पसंद है। वो लिटरली इस बच्चे से जेलस था क्योंकि वो मरने के बाद भी इस दुनिया में रह पा रहा है, इंसानों की तरह रोज की जिंदगी जी पा रहा है, मगर इंसानों की तरह ना उसकी उम्र बढ़ती है, ना वो बीमार पड़ता है, ना उस पर जिंदगी का बोझ है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना गम। हासिमोटो को इस जिंदगी के बाद के जीवन के बारे में जानना था। उसे जानना था ये लड़का आखिर कौन है, वो कैसे मरा और उसका शरीर कहाँ है। टुआंग इस ग्रुप के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल था, मगर सू को एक आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आ रहा था। उसने इस प्रोजेक्ट को 4 साल दिया है। अभी जब ये पूरा होने वाला है तो सारा क्रेडिट ये टुआंग ले जाएगा, मगर उसे ये भी पता था कि उसके बिना वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। टुआंग के भी कुछ पर्सनल रीजंस थे। उसकी माँ कोमा में थी, उनका शरीर सह रहा था, इन अ वे बिल्कुल आर्टिफिशियली उन्हें जिंदा रखा गया था टुआंग के कहने पर, क्योंकि वो अपने माँ को खोना नहीं चाहता। लेकिन उसे भी यह पता था कि शायद अभी उसकी माँ जीने की कंडीशन में ही है नहीं, उससे मौत ही बेहतर है। शायद उसकी माँ इस दर्द के लिए उसे कभी माफ न करे। तो उसे भी ये जानना था कि आर्टिफिशियली जिंदा रखने पर उसकी माँ उससे नाराज है, कि आफ्टर लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है, क्या वो अपने माँ को मौत के बाद भी अपने पास रख सकता है। लेकिन आत्माओं के साथ डील करने से पहले प्रिकॉशन लेना तो जरूरी है। इसीलिए टुआंग उस फोटोग्राफर के लाश को चेक करता है। वो देखता है उसके हार्ट पर किसी बच्चे के हाथ का निशान है, जैसे उसने उसके दिल का धड़कन बंद कर दिया है। मगर क्यों?
इस चीज को जानने के लिए टुआंग उस सिनेरियो को इमेजिन करता है और बस एक ही बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि फोटो में इस भूत को देखकर जरूर उस आदमी ने पीछे मुड़ा था देखने के लिए, और शायद इस भूत को उसके तरफ कोई देखे ये पसंद नहीं। मतलब अगर बचना है तो किसी भी सिचुएशन में उसके आंखों में मत देखना। प्रिकॉशन का तरीका तो मिल चुका था, तो अभी उसे संभालना इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसे में सू एक गलती कर देती है। वो टुआंग से इतनी जेलस फील कर रही थी कि वो उस स्पिरिट को आजाद कर देती है, मगर वो खुद भी उस रूम से निकल नहीं पाती। इससे पहले ही हासिमोटो उसे देख लेता है और उसी कमरे में लॉक कर देता है। सभी उससे बहुत बार पूछते हैं कि वो स्पिरिट कहाँ है, मगर सू कुछ भी जानने से इनकार करती है। फाइनली टुआंग ढूंढ निकालता है कि सू ने उसे अपने पॉकेट में छुपा लिया है। हासिमोटो उसे रिलीज करने के लिए कहता है, मगर सू वैसा नहीं करती। उसे कोई आइडिया तक नहीं था ये कितना रिस्की हो सकता है। जब तक उसे आइडिया होता है तब तक ये स्पिरिट उसके नेक तक पहुंच चुका था। टुआंग उससे उस भूत की तरफ देखने से मना करता है, मगर सू इस बात को भी नहीं मानती, तो उसे भी ये स्पिरिट उस फोटोग्राफर की तरह ही मार डालता है और उसका शरीर भी बर्फ की तरह जम चुका था। इस हादसे से सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, मगर काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं वो लोग स्पिरिट को आजाद कर देंगे। बेसिकली आत्माओं में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो लोग सिर्फ अपने लिविंग लाइफ को एक हैबिट की तरह रिपीट करते रहते हैं। जैसे ये लड़का हर रोज ठीक 4:30 बजे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर ये मेंचर स्पंज उसके एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा, इस डर से वो बाहर नहीं निकल पाता। इसका मतलब है वो जीवित रहते वक्त भी कहीं जाता था इस वक्त, मगर कहाँ, ये पता लगाने के लिए एक दिन ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और टुआंग उसका पीछा करता है। ग्रेजुअली वो एक स्कूल में जा पहुंचता है, चिली स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। वहाँ वो एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करता है। उसके बाद बिल्कुल अचानक से ही बालकनी से छलांग लगा देता है। मतलब शायद ऐसे ही उसकी मौत हुई थी। इसके बाद वो अपने माँ के लिए वेट करता है। जब कोई नहीं आता उसे पिकअप करने तो वो खुद ही घर लौटने लगता है, मगर जब वो बस स्टॉप पे था एक शराबी उस पर टॉयलेट कर देता है, तो वो गुस्से में उसे मार डालता है। टुआंग मेंचर स्पंज वाले बुलेट की मदद से उसे शूट करता है, मगर इस चक्कर में एक पुलिस वाला और 2 सिविलियंस को गोली लग जाती है और टुआंग को जेल जाना पड़ता है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के अंडर ही था, मगर हासिमोटो इस प्रोजेक्ट के लिए बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इससे पहले भी उसने इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए डायरेक्टर का साइन कॉपी किया था, और आज भी उन्हीं के साइन को कॉपी करके टुआंग का बिल भी करवाता है। इसके वजह से डायरेक्टर को अपने बॉस से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मगर इससे हासिमोटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्पिरिट भी तब तक घर लौट चुका था, मगर कुछ देर बाद टुआंग नेक्स्ट डे उस स्कूल में जाके उस बच्चे के बारे में पता करता है। पता चलता है उसका नाम था याओ और वो मल्टीपल ट्यूमर सिंड्रोम का बीमार था। जब वो ट्यूमर्स उसके चेहरे तक पहुंच गया तो उसे बुली का शिकार होना पड़ा। एक्सीडेंट के दिन उसकी माँ उससे मिलने आई थी, तो याओ उन तक पहुंचने के लिए बालकनी से ही छलांग लगा दिया। मतलब वो सुसाइड नहीं था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मगर वो वुंडेड बहुत ज्यादा हुआ था, उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी माँ उस हालत में भी उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। वो तो टीचर्स ने याओ को बचा लिया, उसे हॉस्पिटलाइज की गई, मगर 3 महीने के बाद उसी माँ ने याओ को हॉस्पिटल से चुरा कर गायब हो गई। उसके बाद उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इन टीचर्स को लगता है कि शायद उसकी माँ चुन ने ही याओ को मार डाला। टुआंग और हासिमोटो मिलकर उसके माँ के बारे में पता करते हैं और उन्हें उसके एंसेस्ट्रल हाउस के बारे में पता चलता है। वहां पर जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो जगह अभी असल में एक नेशनल रेडिएशन सेंटर है। उन्हें याओ की लाश भी मिल चुकी थी और उससे के गले पर हाथों के निशान भी थे। मतलब उसके माँ ने फाइनली उसे मार ही डाला। मतलब उसकी मौत जरूर उसके माँ के प्रति एंडलेस हेट्रेड के साथ हुई थी। ऊपर से इस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, ये दो मिलकर ही उसकी स्पिरिट अनस्टेबल हो गई और इसी दुनिया में रहने पे मजबूर हो गई। इस बात को जानकर हासिमोटो की हंसी और खुशी देखने लायक थी। ये जिंदगी उसके लिए नरक थी। अभी जब वो फाइनली जान चुका था कि एक भूत कैसे बना है, तो उसने जैसे मिरेकल ही हासिल कर ली। जो भी हो, उनका काम तो पूरा हो चुका था, तो अभी स्पिरिट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसे रिलीज करने से पहले ही टुआंग एक चीज नोटिस करता है कि ये स्पिरिट जहाँ भी जाती है एक रेशमी धागा छोड़ती है। लास्ट डे जब उसे पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा था तब भी उसने याओ के पैर में ये धागा देखा था। उस दिन तो वो उसे पूरा फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन आज वो इन धागे को फॉलो करता है और एक हॉस्पिटल में जा पहुंचता है। उसे पता चलता है ये स्ट्रैंड्स एक सर्टेन रूम की तरफ जा रहा था जहां एक पेशेंट थी, एक लेडी,
उनकी हालत बहुत खराब थी और टुआंग के सामने ही वो गुजर जाती है। डॉक्टर से पता चलता है ये असल में याओ की माँ थी। 3 महीने पहले एक भूकंप में वो बिल्डिंग के नीचे दफन हो गई थी। 16 दिनों के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और तब भी वो जिंदा थी। ये किसी मिरेकल से कम नहीं। डॉक्टर्स का कहना ये भी था उनके हार्ट को जैसे किसी ने पंप किया उन्हें जिंदा रखने के लिए। टुआंग समझ चुका था ये याओ का ही काम है, लेकिन सवाल ये है अगर याओ अपनी माँ से इतना नफरत करता था तो क्या वो उन्हें जिंदा रखने के लिए इतना कुछ करता। टुआंग को ये भी समझ आ चुका था कि याओ जो बातें करता था वो असल में अपनी माँ के साथ करता था और अभी जब वो गुजर चुकी है उसे ये भी पता है। टुआंग हासिमोटो को कॉल करके ये बातें बताने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है हासिमोटो ऑलरेडी उस स्पिरिट को लेकर भाग चुका था क्योंकि डायरेक्टर्स के आदमी उसे अरेस्ट करने पहुंच चुका था। हासिमोटो के असिस्टेंट मेई से टुआंग को ये भी पता चलता है कि हासिमोटो को डायबिटीज है। एक पैर वो खो चुका है, दूसरा भी बहुत जल्द खराब होने ही वाला है, इसीलिए उसने उस स्पिरिट को अपने साथ रखा है जिससे वो दोनों पैर के बिना भी आराम से चल सकता है, लेविटेट करके। मतलब शायद ये सब कुछ वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहा था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक दिखावा था। टुआंग को तो हासिमोटो का इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा था, मगर ये सारी बातें याओ की माँ सुन लेती है जो एक घोस्ट बन चुकी थी और वो अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। बदला लेने के लिए वो रेम और मेई को मार डालती है और हासिमोटो को ढूंढने लगती है। ऑब्जर्वेशन साइट में जाते वक्त टुआंग को हासिमोटो मिलता है। टुआंग उससे उस स्पिरिट को रिलीज करने के लिए कहता है, मगर वो उल्टा टुआंग को अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उस ऑब्जर्वेशन साइट में जा चुकी है टुआंग को ढूंढने। मतलब उसके साथ भी वो रेशमी धागा जरूर जुड़ गया है और उसे फॉलो करते ही याओ की माँ उस तक भी पहुंच सकती है। पता चलता है ये बात बिल्कुल सच है। वो आत्मा टुआंग के गर्लफ्रेंड को मारने ही वाली थी। फॉर्चुनेटली टुआंग ठीक समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी ये आत्मा टुआंग को चेस करने लगी थी। टुआंग हासिमोटो को बार बार कॉल करके समझाने की कोशिश करता है कि ये सिल्क स्ट्रैंड्स उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मदर घोस्ट तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे अपना बच्चा वापस नहीं मिल जाता। मगर हासिमोटो तो अपने आप को लेकर बिजी था। उसे ना इस प्रोजेक्ट से कुछ मतलब था ना फेम से। एक्चुअल में वो एक सक्सेसफुल घोस्ट बनना चाहता था। बेसिकली बचपन से ही वो एक बीमार बच्चा था। कभी उसे इस जीवन में कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। उसे इस जीवन से नफरत था। हर दिन वो मरना चाहता था, बिल्कुल याओ की तरह। हैंडीकैप्ड होने के कारण लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसे पता था बहुत जल्द उसका दूसरा पैर भी खराब होने वाला है, तो ऐसी जिंदगी जीकर वो क्या करेगा। इसीलिए वो स्पिरिट को लेकर इतना इंटरेस्टेड था जिससे वो मरने के बाद भी जी सके, किसी बीमारी के बिना, किसी गम के बिना। और उसे पता चल गया था नफरत ही उसे जिंदा रख सकता है। अगर वो नफरत के साथ याओ के कब्र के पास जाकर मौत को गले लगा सकता है तो वो भी याओ की तरह ही इस दुनिया में रह सकता है। तो वो वैसा ही करता है। वो सुसाइड करता है ठीक याओ के कब्र के ऊपर ही। लेकिन मरने से पहले वो उस डायरेक्टर को भी मार डालता है क्योंकि उसने उसे हमेशा ह्यूमिलिएट किया है, और वो याओ के आत्मा को भी छोड़ देता है। तो अभी सिर्फ टुआंग ही बचा था। वो मदर घोस्ट उसके दिल को भी बंद कर देती है, मगर हम देखते हैं कि याओ आकर टुआंग के दिल को फिर से चालू कर देता है क्योंकि असल में वो लोग किसी से नफरत नहीं करते थे। ना ही याओ अपने माँ के प्रति नफरत की वजह से इस दुनिया में रुका था। ये तो माँ बेटे का प्यार था। टुआंग ये बात समझ चुका था। उसका दिल साफ था और उसके दिल में अपने माँ और गर्लफ्रेंड के प्रति प्यार भी था। याओ भी इसे महसूस कर पाया था, इसीलिए वो बच गया। लेकिन हासिमोटो सब कुछ गलत समझा था। वो इस प्यार के धागे को नफरत समझा था और बेकार में सुसाइड कर लिया। वो कभी भी याओ जैसे नहीं बन सकता क्योंकि उसके दिल में प्यार था ही नहीं। फाइनली टुआंग अपने आंखों के सामने माँ बेटे को एक साथ दूसरे दुनिया में जाते हुए देखता है, और इस सब कुछ से वो जीवन का असली मतलब समझ चुका था। वो समझ चुका था याओ के फेशियल डिसऑर्डर के वजह से ही उसे देखकर लोग हंसते थे और ये उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उन्होंने उसे मार डाला जिससे वो खुश रह पाए, इस नरक जैसे जीवन से उसे मुक्ति मिले। उसके इस अनटाइमली डेथ के लिए उसकी माँ जिम्मेदार तो थी, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन ही तो नहीं था। वो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती थी और ये बात याओ भी जानता था। इसीलिए वो मरने के बाद भी अपने माँ के लिए रुक गया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसने ही उन्हें जिंदा रखा, हॉस्पिटल में भी मिलने जाता था, और जब फाइनली उसकी मौत हुई तो वो लोग एक साथ दूसरे दुनिया में निकल पड़े। ये सब कुछ देखकर टुआंग ये बिल्कुल क्लियरली समझ चुका था कि ये नफरत हो ही नहीं सकता।
ये तो याओ के अपने माँ के प्रति प्यार है, ग्रैटिट्यूड है, वो दोनों ही एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे, हो सके तो इस जीवन में, नहीं हो तो आफ्टर लाइफ में। तो ट्वंग भी इस बात को फील करता है कि उसे भी शायद अपने माँ को छोड़ देना चाहिए, वो भी तो भुगत रही है, तो शायद अभी उसे आजाद कर देना ही बेहतर होगा। तो वो फाइनली उनकी लाइफ सपोर्ट बंद करने का डिसाइड करता है, मगर उसे पता चलता है ये काम ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड कर चुकी है, क्योंकि ये सिंपल सी बात शायद वो बहुत पहले ही समझ चुकी थी। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। यह फिल्म कोई टिपिकल एशियन हॉरर फिल्म नहीं है। इस फिल्म में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो इस फिल्म को अलग बनाता है। माँ बेटे का प्यार, हर इंसान के लिए जीवन का मतलब अलग अलग होना, ये सारी बातें को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। सो ये फिल्म डेफिनेटली एक यूनिक अटेम्प्ट है। गाइस मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।